Hey, my dear students, what's up? How are you? Dear, आज हम एक अगेन न्यू टॉपिक का ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ एंड ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा और इसके लिए जो भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सारे टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, आज हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे ये टॉपिक पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है सेक्शन पार्ट्स, यानी आज जो हम सीखने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट्स होने वाला है वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शन, फिर है सेक्शन बी इंट्रो, है ना। जो आज मेन जो पार्ट है वो ये वाला है ना। जैसे पिछले बार हमने सीखा था सेक्शन सी के ऊपर, है ना, जो ग्रामर सेक्शन था। आज हम करेंगे सेक्शन बी के ऊपर, लेकिन उसके पहले हम ये दो टॉपिक जरूर कवर करेंगे। एक है सेक्शन पार्ट्स और एक है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी हम स्टडी करेंगे। सेक्शन बी के अंदर टोटल मार्क्स कितने हैं ये वाला हम टॉपिक करेंगे। फिर बेनिफिशियल करेंगे, इसका फायदा क्या है। देन आफ्टर टॉपिक्स इंक्लूडेड, यानी इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, क्या क्या हम स्टडी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स क्या होता है कि इसका कुछ बेनिफिट्स भी होता है, इसका कुछ नुकसान भी होता है, तो वो हम स्टडी करेंगे। फिर स्किल्स रिक्वायर्ड, यानी इसको करने के लिए हमारे अंदर क्या स्किल्स होना चाहिए वो हम स्टडी करेंगे। फिर है अवेलेबल इन बोर्ड, यानी कौन कौन सा बोर्ड ये सेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है वो भी हम स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट एक इसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है ये सेक्शन बी, ये हम स्टडी करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलेगा और ये कहीं ना कहीं आपका जो बोर्ड एग्जाम है, लाइक 10th क्लास, लाइक 12th क्लास, जैसे मैंने पहले भी बता चुका था और आज वापस बता रहा हूँ कि इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, नॉट ओनली इन 10th एंड 12th बट ऑल्सो अगर आप 8 के बोर्ड में हो, 5th क्लास के बोर्ड में हो, या फिर 9th 11th कॉलेज, हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इट विल हेल्प योर लॉट। सो समवेयर एल्स अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हो, चाहो तो कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन ए, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए नंबर, क्या है, सेक्शन पार्ट्स। सेक्शन पार्ट्स, ठीक है। देखो सेक्शन पार्ट्स क्या होता है, जो 10th क्लासेस का जो बोर्ड होता है ना, 10th का जो पेपर होता है ना, या फिर 12th का जो पेपर होता है, इसके अंदर 4 पार्ट होता है, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा होता है, सेक्शन ए, ठीक है। फिर कौन सा पार्ट होता है, सेक्शन बी, ठीक है। फिर कौन सा पार्ट होता है, सेक्शन सी, एंड द लास्ट पार्ट कौन सा होता है, सेक्शन डी। ये टोटल 4 पार्ट होता है और इन 4 पार्ट को मिलाकर क्या बनता है, एक एक पेपर बनता है, ठीक है। एग्जाम का जो पेपर्स होते हैं वो पेपर बनता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो एग्जाम का जो पेपर होते हैं वो उसमें 4 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। हाँ, सेक्शन डी। और कहीं कहीं जैसे पिछले बार भी मैंने बताया था, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सेक्शन बी है और ये सेक्शन डी है, इन दोनों को एक कर दिया जाता है। अगर ऐसा कभी हो तो फिर क्या बन जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, फिर ये डी नहीं आए, डी इस तरफ आ जाता है। यानी इसके अंदर जो टॉपिक है और इसके अंदर जो टॉपिक है दोनों को एक में डाल दिया जाता है, यानी ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन दोनों को एक में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एक में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक ही सेक्शन बन जाता है और फिर जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो इस तरह होता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि 4 सेक्शंस होते हैं। तो ये हो गया सेक्शन पार्ट्स। अब आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शंस। तो देखो सेक्शन ए जो है ना, इसके अंदर
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आंसिंग पैसेज। ठीक है, इसके अंदर आंसिंग पैसेज होते हैं। इसके अंदर दो पार्ट होता है, ठीक है, 10 और 10 मार्क्स का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 5-5 मार्क्स का होता है, 5 + 5 20 मार्क्स का होता है। फिर इधर भी इसको 5 + 5 इस टाइप से 4 पार्ट दे दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी 10 + 10 होता है, यानी 2 आंसिंग पैसेज देंगे। कभी कभी 5-5 करके 4 आंसिंग पैसेज देते हैं। कुल मिला के 20 नंबर्स का ये पैसेज होता है। कौन सा पैसेज? ए पैसेज, सेक्शन ए में जो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी कितने नंबर का होता है? सेक्शन बी टोटल 15 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 10 + 5 नंबर्स का होता है। ठीक है, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। इसमें 5 + 5 इस टाइप से रहता है, या फिर इस टाइप से भी होता है 4 + 5 इस टाइप से टोटल 15 नंबर का कर दिया जाता है। ठीक है, ये सेक्शन बी होता है। अब इसके अंदर क्या पार्ट होता है? इसके अंदर होता है राइटिंग सेक्शन पार्ट। राइटिंग सेक्शन मतलब जिसके अंदर वो आता है लेटर, है ना, एप्लीकेशन, है ना, एसे, है ना, कॉम्पोजिशन, इस टाइप से ये सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं सेक्शन बी के अंदर। देन आफ्टर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी कौन सा होता है? ये ग्रामर सेक्शन होता है, जो हमने पिछले बार स्टडी किया था, शायद आपको याद होगा। ये 15 नंबर का होता है, जिसके अंदर 5 + 10 नंबर का होता है। 5 नंबर होता है टुवर्ड्स डायरेक्टेड, ठीक है, और जो 10 नंबर का रहता है वो एमसीक्यू रहता है, एमसीक्यू या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, इस टाइप से ये रहता है। और सेक्शन बी जो रहता है, ये रहता है आपका टोटल टेक्स्ट बुक पार्ट। तो टेक्स्ट बुक में 2 बुक रहता है, ठीक है, ये लगभग 50 मार्क्स का होता है, कभी कभी 40 मार्क्स का होता है, कभी कभी 30 मार्क्स का होता है। नंबर्स का जो रहता है ना, वो अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई का जो रूल्स होते हैं, जो स्टेट बोर्ड का जो रूल्स होते हैं, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो नंबर्स का मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, इस तरीके से मार्क्स होते हैं और इस तरीके से पेपर डिजाइन किया जाता है। तो जो न्यू स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो 9th क्लास में फर्स्ट टाइम 8th क्लास से 9th क्लासेस में आए, या फर्स्ट टाइम 9th से 10th में गए, उनके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो ऑलरेडी 10th का बोर्ड फेस कर चुका है, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग दैट यू हैव लॉट ऑफ enthusiasm to know how is the paper in board, so आप इस चीज को देखकर आपको आइडिया मिल सकता है। तो ये वाला भी हो गया सेक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शन। अब हम आते हैं सेक्शन बी का इंट्रो। तो सेक्शन बी का इंट्रो में भी देखो, मैं थोड़ी बहुत थोड़ी देर ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ी बहुत। सेक्शन बी के अंदर जो सेक्शन बी जो इंट्रो रहता है, वो क्या रहता है? सेक्शन बी के अंदर राइटिंग सेक्शंस रहता है, जैसे लेटर, एप्लीकेशंस, एसे, कॉम्पोजिशंस, नोट्स, ये सारी चीजें सेक्शन बी के अंदर रहता है। और इसके अंदर जो मार्क्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, सेक्शन बी जो मार्क्स होते हैं, ये मार्क्स 5 अगर 15 नंबर का होगा तो 5 + 5 होता है। अगर 16 नंबर होता है, 18 नंबर होता है तो 4 + 4 अगर 16 नंबर है तो 4 करके दे देंगे। या फिर इस टाइप से भी होता है 5 4 + 4 + 4 + 3, इस टाइप से भी मार्किंग किया जाता है। तो ये मार्क्स हो गए। अब जो सबसे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट, ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो सेक्शन बी है, जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो सेक्शन बी में कैसा होता है वो मैं आपको बता दिया। सेक्शन बी क्यों करेंगे, इसकी बेनिफिट क्या है, वो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो, सेक्शन बी जो होता है ना, उसके अंदर राइटिंग सेक्शन होता है। और मैं जब बचपन में स्टूडेंट था ना, तो मैंने सेक्शन बी हमेशा करा करता था, क्योंकि सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन
बी, यानी इसको बोलते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन है ना। तो सेक्शन बी जो होता है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होता है, नंबर पाने का बहुत इजी वे होता है, यानी नंबर आप बहुत आसान वे में ला सकते हो। पहला तो बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कोई लर्न नहीं करना है, नो लर्न, ठीक है। दूसरा है मार्क्स तो आपको मिलेगा, मार्क्स कंपलसरी, मार्क्स कंपलसरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तीसरा क्या है, टाइम उतना रिजर्व नहीं होता है। अब कैसे होता है देखो, ये हम आगे करेंगे। नो लर्निंग यानी लेटर एप्लीकेशंस क्या होता है कि आपको एक सामने टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक के बेस पर आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, या फिर आपको कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, उस ऐसे के बेस पर आपको कुछ भी लिखना है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ना स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा आईएमपी में ही बैठ जाता है, तो वैसे का वैसे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप बड़ी इजी वे में लिख सकते हो। या फिर हो सकता है किसी की ट्रांसलेशन बहुत अच्छा होता है तो वो तो बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम आता है जिसकी ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता है या फिर जो आप पढ़ के आए हो वो नहीं आया, तो भी क्लासरूम में पढ़ते समय अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रिक सीख रखा है कि लेटर लिखते समय कौन सा पार्ट हमको बिना रीडिंग किए बिना लर्निंग किए लिख सकते, नंबर इजीली मिल जाता है, कौन सा टॉपिक में थोड़ी बहुत हमको ध्यान देना पड़ता है, ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं, चाहे वो लेटर हो, एप्लीकेशन हो, एसे हो, नोटिस हो, हर चीज़ में। जैसे मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि ये वाला पार्ट तुमको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, उसको एज इट इज तुम लिख दो, तुमको नंबर मिल जाएगा। सिर्फ 2-3 लाइन आपको दिमाग लगाना है, बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में से उठाकर आप लिख सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ना लर्निंग को उतना फंडा ही नहीं है, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, माइंड प्लस ट्रिक्स, ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज अगर रहेगा ना तब आराम से नंबर ला सकते हो। दूसरा है मार्क्स कंपल्सरी, मतलब आप थोड़ी बहुत भी लिखोगे आपको 1 नंबर, हाफ नंबर, 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, 101%। मतलब सजेशन ये रहता है कि उसको लीव मत करो, अगर आप लीव कर देंगे ना तो सबसे बड़े बेवकूफ होगा। लीव कभी नहीं करना चाहिए। लिटरेचर में भले ही, लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप जरा सा भी लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपने 2 की जगह 3 लिखा तो पूरा कटिंग करेंगे, लेकिन लिटरेचर में ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी लिखो, कम भी लिखोगे, बस थोड़ी बहुत अगर वर्ड मिलता जुलता मिल गया ना तो टीचर आपको नंबर देगा ही देगा, चाहे हाफ नंबर हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर, ऐसे ही 2-2 कर करके ना आप आराम से पासिंग मार्क निकाल सकते। तो मार्क्स कंपल्सरी आपको मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन लीव नहीं करना चाहिए। टाइम रिजर्व उतना नहीं होता, जैसे मैंने जैसे कहा ना आंसरिंग पैसेज में थोड़ा सा टाइम रिजर्व होता है, लिटरेचर में थोड़ा सा टाइम रिजर्व होता है, इसमें टाइम रिजर्व होता है। अब आपको मान लो सपोज एक दे दिया जाता है पोस्टर, आप एक पोस्टर बनाओ, तो फटाफट ड्राइंग बना लो, थोड़ी बहुत टेक्स्ट लिख दो, बन गया पोस्टर। आपको मान लो कॉम्पोजिशन दे दिया गया, कहा गया इसमें से आपको चुन कर लिखना है, बस उसमें से 3-4 लाइन पॉइंट बना के लिखो। लेटर एप्लीकेशन इतना आसान है, उसका स्ट्रक्चर फटाफट बना लो, सब्जेक्ट क्वेश्चन में से मिल जाएगा, वही रिगार्ड्स, वही थैंकिंग यू, वही नाम, बस थोड़ी बहुत बीच का मैसेज आपको लिखना है। तो बीच का मैसेज में से भी 50% मैसेज तो आपको सब्जेक्ट में से ही मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, बाकी का जो रहेगा ना वो आपको मन से लिखना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग सेक्शन जो होते हैं, सेक्शन बी जो आता है ना, वो कमाल के होते हैं और इसमें बहुत मजा आएगा। बस मैंने जैसे कहा कि प्रीवियस क्लास में आपने अगर अच्छे तरीके से स्टडी किए होंगे या भी जो टीचर है उन्होंने आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स बता दिए होंगे, तो कमाल के आप नंबर ला सकते हो। बस ये है कि रटने वाली बात अगर आप करते हो, वो वाला फंडा फॉलो करते हो, तो आपको यही कहूँगा कि आप कंप्लीटली एक मुंडू बन जाओगे, मुंडू, राइट। सो ये आपको सेक्शन भी करना चाहिए, इसमें मार्क्स इजीली मिलता है, ठीक है। अब आता है टॉपिक्स इंक्लूडेड। अगर आप जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हम इसको करते हैं तो इसमें क्या क्या हमको सीखना है, तो देखो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये था ई नंबर, एफ नंबर। मैं आपको जो प्लेलिस्ट में पढ़ाऊंगा वो आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहेगा। टॉपिक्स
इंक्लूडेड। तो देखो एक तो रहेगा पैराग्राफ, ठीक है, दूसरा रहेगा एसे, ठीक है, तीसरा रहेगा लेटर यानी इनफॉर्मल, ठीक है, नेक्स्ट रहेगा एप्लीकेशन यानी फॉर्मल, ठीक है, उसके बाद एक रहेगा नोटिस, ठीक है, एक रहेगा कॉम्पोजिशन, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे है ना। एक रहेगा स्टोरी टेलिंग, कुछ मैं अपने मन से बता दूंगा, बहुत मजेदार चीजें हैं, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, पोस्टर, ठीक है, आर्टिकल, इसके बाद स्पीच, ठीक है, और भी इसमें ईमेल ना, टेलीग्राम, ठीक है, इतने सारी चीजें हम इस राइटिंग सेक्शन के अंदर करेंगे। तो आपको नॉलेज भी काफी मिलेगा, नए नए चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसमें एक्चुअली इंक्लूड है सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड, दोनों इंक्लूड है। स्टेट बोर्ड में इतनी सारी चीजें नहीं आती, लेकिन सीबीएसई में ये पूरा आता है, आईसीएसई बोर्ड में भी पूरा आता है। तो मैं सब कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि देयर इज नो एंड ऑफ नॉलेज, जितना आप नॉलेज गेन करेंगे उतना बेनिफिट है, राइट। तो ये चीज हम टॉपिक कवर करेंगे, तो आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रॉज एंड कॉन्स। देखो इसके कुछ बेनिफिट्स भी होता है, इसके कुछ फायदा भी होता है, इसके कुछ नुकसान भी होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज अ प्रॉज एंड व्हाट इज अ कॉन्स। प्रॉज का मतलब होता है बेनिफिट एंड कॉन्स का मतलब होता है नुकसान, यानी सेक्शन बी का कुछ नुकसान भी है और सेक्शन बी का कुछ फायदा भी है। क्या फायदा है और क्या नुकसान है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जी नंबर प्रॉस एंड कॉन्स। देखो सेक्शन बी का प्रॉस क्या है, सेक्शन बी का प्रॉस ये है कि अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, तो कमाल का काम करता है। क्या करता है? कमाल। एक शब्द में बोलते हैं, यानी इसकी बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसकी कोई नुकसान नहीं। कौन सा बस ये है कि इसका नुकसान बस ये है कि आपको एग्जाम के पहले थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। ये जो समय है ना, ये आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, बस ये इनका कॉन्स है। अगर आपने समय नहीं निकाला और बिल्कुल राइटिंग सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया और आपने पूरा रट के चले गए एग्जाम में, तो मैं कहूँगा पूरी की पूरी आप बेवकूफ हो। आपका जो 15 नंबर है या 20 नंबर है वो पूरा आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो भी टॉपिक्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, उस सारे टॉपिक्स में मैं आपको कह रहा हूँ 80% आपको याद नहीं करना है, सिर्फ 20% आपको याद करना है। 80% में से भी मैं आपको क्या करूंगा, 70% ट्रिक्स बता दूंगा। उस ट्रिक्स को फॉलो करो, आपका राइटिंग सेक्शन 101% वर्क करेगा। मैं खुद भी बचपन में करता था और आज भी मैं स्टूडेंट से करवाता हूँ, तो उनको बेनिफिट मिलता है। हमेशा याद रखना, पढ़ाई करना और पढ़ाना दोनों आर्ट होता है। किसी को पढ़ाना ये भी एक आर्ट होता है और खुद पढ़ना ये भी एक आर्ट होता है। दूसरों को समझाना ये भी एक आर्ट होता है। तो एग्जाम पेपर देना भी एक आर्ट होता है। ट्रिक्स से अगर आप चलोगे, प्लानिंग के साथ चलोगे, तो 3 घंटे हमारे लिए बहुत होता है। और बेवकूफ की तरह अगर आप करोगे, मूर्खता की तरह अगर आप एग्जाम देने जाओगे, तो 3 घंटे क्यों, 6 घंटे भी कम पड़ेगा। तो राइटिंग सेक्शन का बस कॉन्स इतना ही है कि अगर आपने एग्जाम के पहले कभी भी समय नहीं दिया या जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी आपने समय वेस्ट किया, रटने जैसा रास्ता चुन लिया, तो आप मूर्ख जैसा काम करोगे। तो फिर आप आधा क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपने लिखा भी तो पूरा काट देंगे टीचर, ठीक है। लेकिन प्रॉज में क्या है कि इसका थोड़ी बहुत अगर आपने माइंड लगाया और बाकी आपने ट्रिक्स सीख लिया, तो मैं कहूँगा इसका प्रॉज ही प्रॉज है, जितना कहूँ उतना कहूँ। क्योंकि जो भी पेपर में आता है ना, उतना टफ नहीं होता है राइटिंग सेक्शन, ठीक है।
तो यही था इसका टॉप प्रॉस एंड कॉन्स। स्किल्स रिक्वायर्ड तो मैंने आपको कह दिया कि इसके लिए देखो स्किल्स रिक्वायर्ड में क्या है, GH स्किल्स रिक्वायर्ड। मैं हमेशा आप लोगों को सजेशन करता हूँ कि पढ़ाई जब भी करो तो मंडे टू सैटरडे तो आप न्यू चीज सीखो, न्यू लर्निंग, और संडे के दिन आप रिवीजन के लिए, ठीक है, मतलब हफ्ते भर में आपने जो कुछ भी सीखा वो संडे के दिन आप रिवीजन करो। लेकिन अगर आपने संडे के दिन कभी रिवीजन नहीं किया, ऐसे करके मान लो आपने स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, 9, 10 इस टाइप से आपने पूरा स्पेंड कर दिया, और जब 11th में पहुंचे या 10th में पहुंचे या 12th में पहुंचे तो आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, मैं तो बोलूं, तो उस समय आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। देयर इज नो चांस टू गेट बैक फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्किल्स रिक्वायरमेंट में ये है कि अगर आपको राइटिंग सेक्शन करना है तो प्रीवियस क्लास से आपने जो कुछ भी सीखा है उसका जो कॉपी है वो आपको संभाल के रखना है। जो भी मैडम ने आपको कराया, जो भी सर ने आपको कराया, उसका कॉपी संभाल के रखना है। आज की ज़माना मोबाइल का है तो आराम से मोबाइल में फ़ोटो लेकर रख सकते हो, पेन ड्राइव में रख सकते हो, कंप्यूटर में रख सकते हो। पेन ड्राइव कंप्यूटर भी नहीं है तो गूगल ड्राइव आता है, उसमें सेव करके रखो, 15 GB फ्री देता है, ठीक है। तो ईमेल में रखो, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने जो कुछ भी पढ़ा है राइटिंग सेक्शन का है, चाहे वो द काउ हो, द एनिमल हो, वंडर ऑफ साइंस हो, स्पोर्ट्स गेम्स हो, कुछ भी हो, फिजिकल एजुकेशन हो, लेटर एप्लीकेशन हो, कलेक्टर को, लीव ऑफ एब्सेंस, SLC, SST, जो भी है वो सारी चीज़ आपको लिखना है, करना है। लेकिन अगर मान लो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ाई नहीं करके रखा है, आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, आप कमज़ोर हो, तो क्लासरूम में फिलहाल प्रेजेंट में जो टीचर आपको पढ़ा रहे, प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसको रटने की जगह पहले टीचर से समझो कि सर इस ऐसे में, इस लेटर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको कंपलसरी याद करना जरूरी है, और वो कौन सा पार्ट है जो हम बिना अपने मन चाहे भी लिख सकते हैं। ये जरूर आप टीचर से पूछिए, तो देखना टीचर आपको ना उसमें से चुन के बताएंगे, देखो ये वाला लाइन तुमको लिखना है कंपलसरी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये वाला पॉइंट तुम अपने मन से बना सकते हो। अगर आपने इस तरीके से सीख लिया ना तो फिर तुम रटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो स्किल्स रिक्वायरमेंट बस यही है, प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए तो फटाफट आप कर लोगे, प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो प्रेजेंट क्लासेस में आपको थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा, टीचर के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बना के चलो, उनसे आगे होके पूछो, वो ऑल टाइम आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। बस यही है स्किल्स रिक्वायर्ड। अवेलेबल इन बोर्ड तो देखो मैं बोलूँगा सेक्शन जो बी होता है ना, ये हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बोलो या ऑल ओवर वर्ल्ड में बोलो, हर जगह पर ये पार्ट रहता है। इसके अंदर ये सेक्शन बी के अंदर राइटिंग सेक्शंस होता है, ठीक है। राइटिंग सेक्शंस हर जगह पे दिया जाता है, चाहे आप तमिलनाडु बोर्ड बोलो, गुजरात बोर्ड बोलो, महाराष्ट्र बोर्ड बोलो, बंगाल बोर्ड बोलो, MP बोर्ड बोलो या CBSE ICSE कहीं का भी बोर्ड बोलो, हर बोर्ड में ये सेक्शन भी होता है। तो इसमें आंख बंद करके आप स्टडी कर सकते हो। लेटर एप्लीकेशन ऐसे हर जगह पर आता है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये सबसे बेटर होता है। देखो ये तो मैं पहले बोल दूंगा कि इसके ऊपर मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा। एक बार मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है। तो उस स्कूल में क्या होता था, वहाँ पे ना 3 गर्ल्स थे, ठीक है। तो तीनों को मैं पढ़ाता था, पर उसी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। तो जब फाइनल एग्जाम आने वाला था 12th क्लासेस का, तो उस समय एक दिन वो सडनली आ गए और मुझसे कहने लगे, सर आपने प्रीवियस क्लासेस में जो भी कुछ भी पढ़ाया है वो मुझे आपको बताना है। तो मैंने कहा आप कौन हो? बोले सर मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने उनसे पूछा यार मैंने तुमको तो कभी देखा नहीं है। तो बोला सर एक्चुअली मैं ना प्राइवेट में एग्जाम दे रहा हूँ और मैं बाहर से एग्जाम दे रहा हूँ, इंदौर से एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। वो किसी चीज़ का तैयारी कर रहा था, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, JEE का। मैंने
मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जो मेरा जो 3 स्टूडेंट थी उन लोगों को मैंने बता दिया कि ये जो स्टूडेंट है तुम्हारा क्लासमेट है, तो वो लोग ऑलरेडी उसको जानते थे, तो उन लोगों ने उनको नोट्स दे दिया। अब जब उस स्टूडेंट को नोट्स मिला तो उसका दिमाग घूमने लगा, क्योंकि नोट्स में मैंने इतने सारी चीज़ें लिखवा रखा था। तो वो सोचा, उसने मुझे एक दिन आके बोला, सर हाफ ईयरली एग्जाम्स कल 2-3 दिन बाद है, तो मैं इतने सारे टॉपिक याद कैसे करूँ, आपके पास कोई तरीका बता दो, कोई आईएमपी वगैरह। तो मैंने कह दिया कि आप गलत टीचर के सामने खड़े हो, मैं कोई आईएमपी वगैरह देता नहीं, तुमको तो सब पढ़ के आना है, ठीक है। अब पेपर तो चालू हो गया, मतलब 2 दिन बाद उसने पेपर भी दिए। आए 3 स्टूडेंट तो थे 12 क्लासेस के, लेकिन वो भी आया और उसने आके पेपर दिया। 3-4 दिन बाद जब मैंने उसके पेपर की कॉपी चेकिंग किया तो पहला स्टूडेंट थी एक वर्षा नाम की, ठीक है, फिर एक मेघना नाम की लड़की थी और एक रवि, और ठीक है उसके बाद वो लड़का, ठीक है, उसका नाम शायद राहुल था, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। तो जब मैंने सबकी कॉपी चेकिंग किया, इन सब ने ए का, बी का, सी और डी सब सेक्शन इसने अटेम्प्ट किए, लेकिन ये जो लड़का था ना, इसने सिर्फ ए सेक्शन और बी सेक्शन अटेम्प्ट किए थे और थोड़ी बहुत सी सेक्शन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन डी सेक्शन इसने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किए थे। यानी 50 नंबर जो था ये इसका ऑलरेडी, मैंने 50 नंबर का मैंने पेपर नहीं बनाया था, ये था 40 का पेपर। तो सेक्शन जो डी था ना ये 40 नंबर का था और बाकी का ये जो पार्ट था ना ये 60 नंबर का, यानी 60 + 40 इस टाइप से सीबीएसई का पेपर बनता। तो 40 मार्क्स का तो मैंने डी बनाया था, बाकी के 60 मार्क्स मैंने इसका बनाया। पता है, यू कांट बिलीव, वर्षा ने, मेघना ने, रवीना ने चारों सेक्शन अटेम्प्ट करके भी 60 नंबर नहीं ले पाए। इसका आया था, रवीना के शायद 45 आया था, मेघना के शायद 50 के आसपास आया था और इसका आया था लगभग 64 के आसपास समथिंग, लेकिन चारों सेक्शन अटेम्प्ट करके। और ये जो लड़का था इसने सिर्फ 3 सेक्शन अटेम्प्ट किया था, तीनों सेक्शन के अटेम्प्ट करके इस लड़के ने 59 लेकर आए थे, एक नंबर से मिसिंग था। यानी इसने ए सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है 101% राइट था, बी सेक्शन में जो कुछ भी लिखा 101% राइट था और सी सेक्शन में जो कुछ भी लिखा था इधर उधर तुक्का मार के पूरा राइट था। डी सेक्शन कंप्लीटली छोड़ दिया था क्योंकि लिटरेचर का कोई भी पार्ट उसने स्टडी नहीं किया। तो इमेजिन करो इस लड़के के फिर क्या फायदा, प्लस पॉइंट क्या था, इसकी जो ट्रांसलेशन था कमाल का, क्योंकि ए सेक्शन ट्रांसलेशन पे डिपेंड करता है, बी सेक्शन ट्रांसलेशन पे डिपेंड करता है, सी सेक्शन थोड़ी बहुत ग्रामर्स की नॉलेज। तो ऑब्वियसली अगर उसको ट्रांसलेशन आता है तो ऑब्वियसली वो ग्रामर का इतना तो नॉलेज होगा ही। मैं इसलिए हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप लोग ट्रांसलेशन में फोकस करो। अगर आपने ट्रांसलेशन में फोकस किया ना तो जो लिटरेचर का पेपर होता है ना 90% कवर वहीं पर हो जाता है। आप जितना समय रटते हो, जितना समय आप घर पे देते हो, उतना ही समय अगर आपने कहीं से भी ट्रांसलेशन सीख लिया, अनुवाद करना सीख लिया कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी कैसे करेंगे, तो आपका पेपर में 100 में से 90% यूँ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो किसके लिए बेटर होता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए तो ये सेक्शन कमाल का सेक्शन है। कौन सा? ये वाला डी वाला सेक्शन, ठीक है। जिनको इंग्लिश वीक है उनके लिए भी ये सेक्शन कमाल का है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ट्रिक्स मालूम, आपको ट्रांसलेशन अनुवाद करना नहीं आता है, आपने पूरा याद नहीं किया, तो अगर आपने डी सेक्शन याद नहीं भी किया ना तो भी आपके पास पासिंग का चांसेस है। क्यों? क्योंकि 50 नंबर आपका लिटरेचर पार्ट है ना, आपने लिटरेचर अगर छोड़ भी देते हो तो भी 50 मार्क आपके पास रहता है। तो अगर आपने पूरे साल में सिर्फ ए बी सी को ही ध्यान दिया, मान लो अनसीन पैसेज, बी सेक्शन और सी सेक्शन, ग्रामर को अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस किया, राइटिंग सेक्शन को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया और ए सेक्शन के लिए आपने अच्छे तरीके से कहीं से स्पोकन इंग्लिश सीख ली है, ट्रांसलेशन सीख ली, तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश पेपर में कभी भी फेल होगा। तो जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी सेक्शन भी बहुत काम का है और जो स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत वीक है उनके लिए भी सेक्शन भी बहुत काम का है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो ग्रामर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इजीली आप तुक्का मार मार के नंबर ला सकते हो, अगर बाई चांस लग गया गुड लक हो। और बी सेक्शन में भी थोड़ी बहुत भी लिख देंगे फॉर्मेट बना बना कर तो आपको मार्क्स इजीली मिल जाएगा। जो हम आगे सीखेंगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि वो कौन सा चीज़ करने से एग्जाम हॉल में टीचर आपको इजीली नंबर दे सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन बी का।
अब हम रोज एक एक करके इसी सेक्शन बी के अंदर एक टॉपिक कवर करेंगे, लाइक एसे, नोटिस, कॉम्पोजिशन एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी फिलहाल आप इस चीज को ध्यान रखना, इसको समझना। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, एंड तब तक के लिए